उमर भाई हमें मुझे ढूंढते थे, किधर है वो, उसको बुलाओ जल्दी से। मैं मतलब ये होता था कि शो जैसे ही ख़त्म होता था मैं फ़ौरन छुप जाती थी, और मैं उनके सामने नहीं आती थी कि वो मुझे बुलाएंगे और फिर डांटेंगे। लेकिन उनकी डांट बहुत कामयाब हुई। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब मैंने उनके साथ एक प्ले किया, वाह क्या लाइफ है, चार चार वाइफ हैं, तो उसमें मेरा एक रांगड़ का कैरेक्टर था और वो मुझे थ्रू आउट रांगड़ बोलनी थी। और जब वो मैं शो करके हटी थी उसके बाद उमर भाई ने मुझे कहा कि सेट पे अगर कोई स्टेज पे दूसरी कोई आर्टिस्ट आई है तो वो सलमा ज़फ़र के बाद तुम कहते हैं हो। कि बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों की कमाई है। क्या कहेंगी कितने एक दिन में कमा लेती हैं? और अखराजात के हवाले से बात करते चलें तो कितने एक्सपेंस है, क्या उनको मीटअप कर लेती हैं? क्योंकि आप लोगों का मेकअप और मुझे लगता है ड्रेसेस में ही सारे पैसे पूरे हो जाते होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं खुद भी कभी कभी लोगों को देख के बहुत हैरान होती हूँ। और मैं अपनी बात कहूँ तो मैं इतने एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं बनाती। मैं वो ड्रेस बनाती हूँ जो लोग पूछने पे मजबूर हो जाएं कि ये कितने का बनाया है। तो मुझे कोई शौक़ नहीं है इतने महंगे ड्रेसेस बनाने का। काम अच्छा हो तो निखार खुद ही आ जाता है। तो मैं ट्रेजेडी रोल भी बहुत अच्छा कर लेती हूँ। मैं 2 ढाई घंटे लोगों को रुला सकती हूँ और 2 ढाई घंटे हंसा भी सकती हूँ। तो माशाल्लाह मैंने स्टेज पे डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं और लोगों ने पसंद किए हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो रोता हुआ नहीं देख सकते तो वो कहते हैं तुम बहुत बुरा रोल आती हो तो इसलिए तुम कॉमेडी किया करो। फिर जब कभी कभी कॉमेडी की बारी आती है तो लोग कहते हैं तुम बहुत बदतमीज़ तरीके से हंसाती हो तो तुम बेहतर है कि तुम मत किया करो। कि लोग स्टेज के आर्टिस्टों को बुरा कहते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से कराची और पूरे पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में देख लें तो हम पाकिस्तानी आर्टिस्टों को बहुत पसंद किया जाता है। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी जो सामने हैं वही पीठ पीछे भी रहें और जो पीठ पीछे हैं वही सामने रहें। ये आर्टिस्ट आप लोगों को हंसाने के लिए पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं और आखिर में वो खुद रो रहे होते हैं। किसी के माँ बाप चले जाते हैं ऑन सेट पे खड़े हुए के और वो आपको हंसा रहे होते हैं। तो प्लीज़ उनका एहसास कीजिए और उनका साथ दीजिए। आर्टिस्ट बुरे नहीं हैं और बहुत मेहनत करते हैं आप सबको हंसाने के लिए। तो हंसाने वाले बहुत कम हैं इस दुनिया में, रुलाने वाले आपको हर जगह मिलेंगे। सोचता तो ब्रदर कोशिश। शान जी का कहना ये है कि मैंने जब इसको ज्वाइन किया तो मेरा शौक़ था। क्या मैं इसे मजबूरी समझूं? नहीं, मेरा शौक़ था, मुझे कुछ करके दिखाना था, मजबूरी कोई नहीं थी और आज भी कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन अब ये शौक़ जो था वो मेरा जुनून बन गया, क्योंकि मैंने मेहनत की, मेहनत से लोगों को जीता, लोगों की पसंद बनी, तो आज उस काम से मुझे इश्क हो गया। जब उसके बाद इंसान तरक्की की मनाजिल तय कर लेता है तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो गाड़ियों के अंदर अदाकाराओं के लिए रो रहे होते हैं, जो मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। क्या अदाकारा को भी किसी से मोहब्बत होती है? यकीनन होती होगी। और अदाकार और आर्टिस्ट तो वैसे ही हसास हैं, दूसरे का रोना देख के वो खुद रो पड़ते हैं। तो मे बी होनी चाहिए मोहब्बत, क्योंकि आपको लोग ही आपको अदाकारा बनाते हैं, तो उनसे मोहब्बत होनी चाहिए। और मैं आप आपके आप हाथों पे कुछ निशान देख रहा हूँ जिसको हम कट कहते हैं या अमूमन मोहब्बत में लगते हैं। क्या कहेंगे किसकी मोहब्बत क्या काशी है? नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये मोहब्बत मोहब्बत के कुछ नहीं है। मेरा एक छोटा सा मसला था मेरे सर का। तो मुझे फिट्स पड़ते थे, उस फिट्स की वजह से मुझे जो था वो कट्स लगाने में इजी होता था कि जब मैं ब्लड देखती थी तो मेरा दिमाग थोड़ा सा वो हो जाता, जिसे कहते हैं साइको। मैं थोड़ी सी डिप्रेशन की पेशेंट थी, उस वजह से होता था। इश्क मशूक़ की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पसंद की शादी हुई है, मेरे पसंद के बच्चे हैं। तो मुझे इश्क मशूक़ी वाला टाइम ही नहीं मिला। मेरे ख्याल से आप अदाकारा मीरा को मशवरा देना चाहती हैं कि उनको भी इस तरीके से कुछ निशान लगाने चाहिए ताकि उनका साइकोपन जो है। लेकिन यार मतलब उस जैसी आर्टिस्ट नहीं है। आई लव मीरा। और सबकी साइको अलग अलग है, उनकी साइको किसी और तरफ चलती है, मेरी साइको किसी और तरफ चलती है। तो ये अरसा हो गया, गुजर गया, पुरानी बातें हो गई हैं। तो ऊंच नीच होती है, हर जगह पे होती है। जब जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते तो ज़रूर हैं। तो सीनियर और जूनियर का ये शुरू से रहा है कि सीनियर धुतकारेगा नहीं तो जूनियर आगे सीनियर कैसे बनेगा। सफ़र तो बहुत तकलीफ़ दे था और तकलीफ़ के बाद ही सुख आता है। और वो सुख मिल रहा है आज, और उस परवरदिगार का करम है कि वो तकलीफ़ में भी शुक्र अदा करती रही और उस तकलीफ़ से निकलती गई। तकलीफ़ इसलिए बर्दाश्त की कि मुझे पता था कि आगे का वक्त अच्छा होगा, और अल्लाह पाक तकलीफ़ उन्हीं को देता है जिनको चाहता है।
कि जो वक्त मिल रहा है वो अपनी फैमिली के साथ गुजारें। फिर जब फैमिली का कोई मेंबर भी, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो माँ बाप हों, जब वो चले जाते हैं तो फिर आपको एक कमी सी रह जाती है। फिर वो जो वक्त आपने गुजारा होता है उनके होते हुए अकेले, तो फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए आपका रोना बन जाता है। तो वो रोने से बेहतर है कि आप वो वक्त उनके साथ गुजारिए और जो लम्हे हैं उनको कैच कर लीजिए, क्योंकि वो मेरे वक्त लिए लिए सबसे तकलीफ़ दे अमल वो था। उसके बारे में मैं जब भी बात करती हूँ तो तकलीफ़ होती है, क्योंकि मेरे घर की जन्नत चली गई थी और मैं उस वक्त फ़िल्म की शूट पे गई थी। मैंने रिसेंटली अभी 2017 में एक मूवी की थी, लोड बेडिंग, बहुत हिट हुई थी वो मूवी, और उसकी शूट के लिए मैं सियालकोट गई थी। और 3 दिन बाद मेरी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ और मैं इकलौती हूँ, तो मुझे मेरे भाई ने और मेरी फैमिली ने मुझे बताया नहीं कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। और मतलब मुझे 4 साढ़े 4 बजे पता चला कि उनको हार्ट अटैक हुआ, जब बहुत सीरियस मामला हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि आप बुला लीजिए उनको, क्योंकि मेरी मम्मी की जो आखिरी ख्वाहिश थी वो सिर्फ मैं थी। लेकिन फ़्लाइट्स ना मिलने की वजह से अ, मैं नहीं पहुंच सकी, और मेरी अम्मी की जो जान थी वो सिर्फ यहाँ अटकी हुई थी, सिर्फ मेरी आवाज़ पर। तो मुझे दूसरे दिन सुबह में फ़्लाइट मिली और मैं जब पहुंची हूँ कराची, तो मेरी मम्मी उस वक्त कोमा में थी, वेंट पे जा चुकी थी। और जब मैंने उनके कान में जाके बोला कि मैं आ गई हूँ, चलो घर, तो उस वक्त उनका दम निकला था। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं वसीम शहजाद ऑफिशियल। और आज हमारे साथ पाकिस्तान का बड़ा नाम जो है इस वक्त हवाले से यहाँ पर मौजूद है। शहर कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, वर्दा शान से मुल्तान पहुँची हैं। पहले तो मैं ये बताइएगा कि मुल्तान पहुँची हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है शहरियों से, क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो थैंक यू सो मच आपका वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और मुल्तान की क्या कहूँ बात आपको, कि मुल्तान वैसे ही बहुत अच्छा है, तो लोग भी यकीनन अच्छे हैं और रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा। तो मैडम ये बताइएगा कि विरदा शानजे के पीछे क्या स्टोरी है, और विरदा शानजे बनने तक का जो सफ़र है वो कितना कठिन था? क्योंकि बहुत सारे लोग शॉर्टकट के चक्कर में है कि शॉर्टकट होगा और हम जल्दी से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। एक उम्र लगी है, उसके बाद आप इस मकाम तक पहुँचे, क्या कहेंगे सफ़र कितना कठिन था? सफ़र तो बहुत तकलीफ़ दे था, और तकलीफ़ के बाद ही सुख आता है, और वो सुख मिल रहा है आज। और उस परवरदिगार का करम है कि वो तकलीफ़ में भी शुक्र अदा करती रही और उस तकलीफ़ से निकलती गई। तकलीफ़ इसलिए बर्दाश्त की कि मुझे पता था कि आगे का वक्त अच्छा होगा, और अल्लाह पाक तकलीफ़ उन्हीं को देता है जिनको चाहता है। और सफ़र कैसा गुज़रा, अ, बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन आपको शॉर्टकट बताते हैं कि ज़िद थी कुछ करके दिखाने की। कहा गया कि कुछ नहीं कर सकते, तो हमने कहा चलें कुछ करके देखते हैं। और आज वही लोग साथ काम करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, तो वो अप्रिशिएट करते हैं, और यही सबसे बड़ी मेरी जीत है। तो मैडम बात करते चलें तो बहुत से ऐसे अदाकार हैं जिनका ये मानना है कि सीनियर अदाकार हमें किसी किस्म का मौका नहीं देते आगे आने की। क्या कहेंगी, जब आपने न्यू इस फील्ड को ज्वाइन किया, क्या आपको भी इन्हीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? जी, बिल्कुल ऐसा है। सीनियर नहीं मौका देते, लेकिन जब वो मौका नहीं देंगे तो आप सेट पे कैसे खड़े होंगे? मौका दिया है तभी तो आप सेट पे खड़े ना। तो ऊंच नीच होती है, हर जगह पे होती है। जब जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते तो ज़रूर हैं। तो सीनियर और जूनियर का ये शुरू से रहा है कि सीनियर धुतकारेगा नहीं तो जूनियर आगे सीनियर कैसे बनेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको, मेरा कहना मानना ये है कि अगर आपको काम आता है तो फिर आपको डरना नहीं चाहिए। फिर चाहे जितनी भी धुतकारे क्यों ना मिले, आपका जो काम है वो आपको आगे लेके जाएगा ही जाएगा। तो मैडम ये भी बताइएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्ट्रेस की पसे पर्दा ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। क्या कहेंगी, एक फ़नकार जो होता है उसकी एक पसे पर्दा ज़िंदगी क्या है? पसे पर्दा ज़िंदगी है, तकलीफ़ देह होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए सबसे तकलीफ़ देह अमल वो था। अ, उसके बारे में मैं जब भी बात करती हूँ तो तकलीफ़ होती है, क्योंकि मेरे घर की जन्नत चली गई थी और मैं उस वक्त फ़िल्म की शूट पे गई थी। मैंने रिसेंटली अभी 2017 में एक मूवी की थी, लोड बेडिंग, बहुत हिट हुई थी वो मूवी, और उसकी शूट के लिए मैं सियालकोट गई थी। और 3 दिन बाद मेरी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ और मैं इकलौती हूँ, तो मुझे मेरे भाई ने और मेरी फैमिली ने मुझे बताया नहीं कि उनको हार्ट अटैक हुआ। और
मतलब मुझे 4 साढ़े 4 बजे पता चला कि उनको हार्ट अटैक हुआ। जब बहुत सीरियस मामला हो गया तो डॉक्टर ने कहा कि आप बुला लीजिए उनको, क्योंकि मेरी मम्मी की जो आखिरी ख्वाहिश थी वो सिर्फ मैं थी। लेकिन फ़्लाइट्स ना मिलने की वजह से अ, मैं नहीं पहुंच सकी। और मेरी अम्मी की जो जान थी वो सिर्फ यहाँ अटकी हुई थी, सिर्फ मेरी आवाज़ पर। तो मुझे दूसरे दिन सुबह में फ़्लाइट मिली और मैं जब पहुंची हूँ कराची, तो मेरी मम्मी उस वक्त कोमा में थी, वेंट पे जा चुकी थी। और जब मैंने उनके कान में जाके बोला कि मैं आ गई हूँ, चलो घर, तो उस वक्त उनका दम निकला था। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे अमल वो था। अच्छा, आप खुद भी ज़ाहिर बात है कि माँ हैं और इस दुख को महसूस कर सकती हैं। क्या पैगाम देंगी नौजवान नस्ल को? वक्त गुजरने के साथ साथ जो अदब है वो ख़त्म होता जा रहा है, क्या कहेंगे? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल एक घर में बैठे हुए हम एक दूसरे से बात नहीं करते, हम अपने मोबाइल्स में लगे रहते हैं। तो मैं ये कहूँगी ज़रूर कि जो वक्त मिल रहा है वो अपनी फैमिली के साथ गुजारें। फिर जब फैमिली का कोई मेंबर भी, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो माँ बाप हों, जब वो चले जाते हैं तो फिर आपको एक कमी सी रह जाती है। फिर वो जो वक्त आपने गुजारा होता है उनके होते हुए अकेले, तो फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए आपका रोना बन जाता है। तो वो रोने से बेहतर है कि आप वो वक्त उनके साथ गुजारिए और जो लम्हे हैं उनको कैच कर लीजिए, क्योंकि वो वक्त वापस नहीं आता। मैडम, लोग स्टेज अदाकार को अच्छी निगाह से नहीं देखते और फिर उनकी जूती से नीचे बैठकर उनको देखकर तालियां भी बजाते हैं। क्या कहेंगे, ये कैसा ताज्जुब है? माहौल तो बड़ा अजीब है, कि लोग स्टेज के आर्टिस्टों को बुरा कहते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से कराची और पूरे पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में देख लें तो हम पाकिस्तानी आर्टिस्टों को बहुत पसंद किया जाता है। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी, जो सामने हैं वही पीठ पीछे भी रहें, और जो पीठ पीछे हैं वही सामने रहें। ये आर्टिस्ट आप लोगों को हंसाने के लिए पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं, और आखिर में वो खुद रो रहे होते हैं। किसी के माँ बाप चले जाते हैं ऑन सेट पे खड़े हुए के, और वो आपको हंसा रहे होते हैं। तो प्लीज़ उनका एहसास कीजिए और उनका साथ दीजिए। आर्टिस्ट बुरे नहीं हैं, और बहुत मेहनत करते हैं आप सबको हंसाने के लिए। तो हंसाने वाले बहुत कम हैं इस दुनिया में, रुलाने वाले आपको हर जगह मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप भी आर्टिस्टों को हंसाएं, तकलीफ़ मत दीजिए। मैडम, ये भी बताइएगा कि कहा जाता है कि मर्द को तो फिर माशरा एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एक खातून स्टेज अदाकारा को माशरा एक्सेप्ट नहीं करता। क्या समझती हैं, क्या कबाहतें हैं जिसको दूर करने की ज़रूरत है? देखें, लोगों की सोच है, और सोच पर किसी का पहरा नहीं है, कोई कुछ भी सोच सकता है। हम कहते हैं जी लोग हमें आर्टिस्ट, स्टेज के आर्टिस्टों को बुरा कहते हैं। तो मेरा मानना है कि हर फील्ड में बुरा है, बुराई और अच्छाई दोनों में है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उस फील्ड को कैसे कर रहे हैं। तो आप खुद जैसे हैं वैसे लोग आपको समझेंगे, और वो लोग वो ही समझते हैं जो खुद जैसे होते हैं। तो जो खुद अच्छा नहीं होता वो दूसरे को बुरा ही कहता है, चाहे वो कितना क्यों ना अच्छा बन जाए, लेकिन उसके दिल में बदगोई है, बुराई है, झूठ है, तो वो दूसरे को भी, अपने सामने वाले को भी यही समझता है कि वो भी ऐसा ही होगा। तो ऐसा नहीं है, और जो समझते हैं समझने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैडम, ये बताइएगा, आप अपने बच्चों को क्या इस चीज़ की इजाज़त देंगी कि वो शोबिस को ज्वाइन कर सकें? बिल्कुल, अगर उनका दिल है शोबिज़ में आने का तो ज़रूर करें। और जो चीज़ वो खुशी से कर सकते हैं, तो माँ बाप का भी फ़र्ज़ है कि उन्हें उस चीज़ में राज़ी हो जाना चाहिए। ज़बरदस्ती आप डिपेंड नहीं कर सकते उनको कि आप, मैंने कहा है डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर ही बनोगे। अगर उस बच्चे का दिल नहीं है तो आप ज़बरदस्ती करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप वही तरीका करें जो बेहतर है, जिसमें बच्चे खुश हैं, और मेरे बच्चे जहाँ चाहेंगे मैं इंशाल्लाह वहीं। तो ये भी बताइए, किस किस्म के रोल जो है वो आपको करना पसंद है? क्या सीरियस लाइक करती हैं, कॉमेडी लाइक करती हैं? किस तरह ढाल लेती हैं अपने आप को हर रोल के अंदर? क्या क्या महसूस करती हैं? आप मैं ट्रेजेडी रोल भी बहुत अच्छा कर लेती हूँ। मैं 2 ढाई घंटे लोगों को रुला सकती हूँ, और 2 ढाई घंटे हँसा भी सकती हूँ। तो माशाल्लाह मैंने स्टेज पे डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं, और लोगों ने पसंद किए हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो रोता हुआ नहीं देख सकते, तो वो कहते हैं तुम बहुत बुरा रोल आती हो, तो इसलिए तुम कॉमेडी किया करो। फिर जब कभी कभी कॉमेडी की बारी आती है तो लोग कहते हैं तुम बहुत बदतमीज़ तरीके से हँसाती हो, तो तुम बेहतर है कि तुम मत किया करो। तो कोशिश करती हूँ अपने काम को सिंसियरिटी से करने का, क्योंकि काम में सिंसियरिटी नहीं होगी तो आप किसी चीज़ में सिंसियर नहीं हो सकते। तो मैडम, ये बताइएगा कि स्टेज से फिल्म तक का सफ़र जो है वो कैसा रहा और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा इसके अंदर? कुछ उसके ऊपर से अगर आप पर्दा हटाना चाहें। फ़िल्म के लिए वाक़ई फ़िल्म एक बड़ा पर्दा है, और वहाँ पे जाने के लिए आपको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है।
मैंने बहुत ऑडिशंस दिए हैं, मैं कभी ऑडिशन से नहीं घबराई। चाहे मैंने टीवी के जितने भी सीरियल किए हों और जितना स्टेज पे काम किया हो, लेकिन कहीं भी ऑडिशन की बारी आती थी या कहीं जब पता चलता था कि फ़िल्म्स के ऑडिशंस हो रहे हैं तो मैं ज़रूर जाती थी। और जो मैंने फ़िल्म की थी लोड वेडिंग, फ़िल्म वालों की वो फ़िल्म है, और उसका भी ऑडिशन की कॉल आई मुझे। उससे पहले मैं 2 से 3 फ़िल्म के ऑडिशन दे चुकी थी उनके, उनकी काफ़ी हिट मूवीज़ जा रही थी। तो 2 फ़िल्मों में मैंने ऑडिशन दिए, फिर तीसरी में जाके दिया। तो बात हुई कि जी फ़ाइनल हो गई हैं आप, 10 में फ़ाइनल हुई हैं। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद 10 के बाद दोबारा कॉल नहीं आई। तो फिर परेशान, फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ? नहीं, वो कोई और सिलेक्ट हो गई। खामोश हो गए। फिर कुछ अरसे पहले दोबारा ऑडिशंस की कॉल आई, तो मेरी मम्मी उस वक्त हयात थी और मेरा ऑपरेट हुआ हुआ था अपेंडिक्स का। तो मेरी मम्मी ने कहा तुम जाओ जाके ऑडिशन दो। तो मैंने कहा नहीं, बेकार है ऑडिशन देना, बहुत दे चुकी हूँ ऑडिशन, अब दिल नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ इस बार ऑडिशन दो, तो इस बार तुम ज़रूर कामयाब होगी। मैंने कहा 3 दफ़ा पहले भी दे चुकी हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरी मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा और जाओ जाके ऑडिशन दो। मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद मेरा सीरियल चल रहा था नूर, तो मुझे हैदराबाद आना था शूट के लिए। मैं हैदराबाद आ गई, तो मेरे जहन से वो ऑडिशन निकल गया। मैंने कहा इस बार फिर कॉल कॉल नहीं आई, तो मुझे लगता है इस बार फिर नहीं हुआ। तो मैं यहाँ अपनी रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो एक कॉल आती है, मुझे कहा जाता है कि आप सिलेक्ट हो गई हैं कैरेक्टर के लिए, और 6 लड़कियों में आपकी भी एक नाम आया है। मैंने कहा 6 में? तो मैंने कहा इस बार भी नहीं होगा। तो जो जिन्होंने कॉल आई उन्होंने मुझे कहा कि उम्मीद नहीं हारते, इंशाल्लाह अच्छा होगा। कुछ दिन बाद दोबारा कॉल आई, कहा कि 3 में अब आप सेलेक्ट हुई हो, 3 है, अब दुआ करो उसमें होता है। मैंने कहा अभी भी मुझे उम्मीद नहीं है, नहीं होगा। फिर तकरीबन कोई 5-6 दिन बाद कॉल आई, तो कहा जी 2 में अब आपका नाम आया है, तो अब देखें क्या होता है। मैंने कहा चलें देखते हैं, अल्लाह मालिक है। मेरे यहाँ तकरीबन कोई हैदराबाद में मुझे 15 दिन हुए थे, तो कॉल आई जी आप सिलेक्ट हो गई हैं, ये करेक्टर है आपका, ये पेमेंट है, और आप ऑफिस आके तो एग्रीमेंट साइन कर लें। मैंने फिर उनसे पूछा कि मैं फ़ाइनल हुई हूँ या अभी भी 2 हैं? कहने, नहीं आप फ़ाइनल हो गई हैं। यकीन नहीं आया। फिर जब मैं ऑफिस गई और ऑफिस में जाके मुझे एग्रीमेंट जब मैंने साइन किया, तो मुझे यकीन आया कि मैं फ़िल्म में सेलेक्ट हो चुकी हूँ। तो वो फ़िल्म सब लोगों ने देखी और माशाल्लाह उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, और उम्मीद नहीं हारनी चाहिए वाकई। और मैं तो ये कहती हूँ कि ऑडिशन से नहीं घबराना चाहिए। जब आपको काम आता है ना, तो फिर आप हर जगह ऑडिशन दे सकते हैं, फिर आपको पर्चियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब उसके बाद इंसान तरक्की की मनाजिल तय कर लेता है तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो गाड़ियों के अंदर अदाकाराओं के लिए रो रहे होते हैं, जो मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। क्या अदाकारा को भी किसी से मोहब्बत होती है? यकीनन होती होगी। और अदाकार और आर्टिस्ट तो वैसे ही हसास हैं, दूसरे का रोना देख के वो खुद रो पड़ते हैं। तो मे भी होनी चाहिए मोहब्बत, क्योंकि आपको लोग ही आपको अदाकारा बनाते हैं, तो उनसे मोहब्बत होनी चाहिए। और मैं आप आपके आप हाथों पे कुछ निशान देख रहा हूँ जिसको हम कट कहते हैं या अमूमन मोहब्बत में लगते हैं। क्या कहेंगे, किसकी मोहब्बत क्या काशी है? नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये मोहब्बत मोहब्बत के कुछ नहीं है। मेरा एक छोटा सा मसला था मेरे सर का। तो मुझे फिट्स पड़ते थे, उस फिट्स की वजह से मुझे जो था वो कट्स लगाने में इजी होता था कि जब मैं ब्लड देखती थी तो मेरा दिमाग थोड़ा सा वो हो जाता, जिसे कहते हैं साइको। मैं थोड़ी सी डिप्रेशन की पेशेंट थी, उस वजह से होता था। इश्क मशूक की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पसंद की शादी हुई है, मेरे पसंद के बच्चे हैं, तो मुझे इश्क मशूकी वाला टाइम ही नहीं मिला। मेरे ख्याल से आप अदाकारा मीरा को मशवरा देना चाहती हैं कि उनको भी इस तरीके से कुछ निशान लगाने चाहिए ताकि उनका साइको बन जाए। लेकिन यार मतलब उस जैसी आर्टिस्ट नहीं है। आई लव मीरा, और सबकी साइको अलग अलग है। उनकी साइको किसी और तरफ चलती है, मेरी साइको किसी और तरफ चलती है। तो ये अरसा हो गया, गुजर गया, पुरानी बातें हो गई हैं। अच्छा मैडम, कोई ऐसी बात कि जब कभी याद आती हो तो आपको किसी भी बात पे बेवजह हंसी आ जाती हो कि ओह, मैंने उस वक्त ये काम भी किए हैं कि मुझे नहीं करने चाहिए? सबसे अच्छा मेरी मेमोरी में है कि जब मैं स्टेज पे पहली बार आई थी, और सबसे पहला इत्तेफाक मेरा ये हुआ था कि मैंने उमर शरीफ साहब, यानी अपने बाबा कॉमेडियन के साथ काम किया था। और जब फर्स्ट टाइम आप कदम रखते हैं तो बड़ी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं, करना। और एक इंसान अनजान जो सिर्फ हमने वीडियो में देखा था, एक ख्वाहिश के उमर शरीफ साहब के साथ काम, और जब आप उन्हें सामने देख लें तो आप हैरान हो जाते हैं।
और उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उमर शरीफ साहब के साथ हो गए, शकील सिद्दीकी साहब, रऊल लाला, सिकंदर सनम मरूम, और लाहौर के बहुत फेमस खालिद अब्बास डार साहब। तो उनके साथ जब काम करना पहला शो था मेरा, और मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। तो मतलब जो मुझे बताया गया मैंने वो स्टेज पे बोला, और थोड़ी बहुत गलती हुई तो फिर उमर भाई हमें मुझे ढूंढते थे, किधर है वो, उसको बुलाओ जल्दी से। मैं मतलब ये होता था कि शो जैसे ख़त्म होता था मैं फ़ौरन छुप जाती थी, और मैं उनके सामने नहीं आती थी कि वो मुझे बुलाएंगे और फिर डांटेंगे। लेकिन उनकी डांट बहुत कामयाब हुई। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब मैंने उनके साथ एक प्ले किया, वाह क्या लाइफ है, चार चार वाइफ हैं। तो उसमें मेरा एक रांगड़ का कैरेक्टर था, और वो मुझे थ्रू आउट रांगड़ बोलनी थी। और जब वो मैं शो करके हटी थी उसके बाद उमर भाई ने मुझे कहा कि सेट पे अगर कोई स्टेज पे दूसरी कोई आर्टिस्ट आई है तो वो सलमा ज़फ़र के बाद तुम हो, और जो थ्रू आउट अपनी लैंग्वेज में रही और बहुत अच्छी मेहनत की। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का, और जब मैं कभी स्टेज की बात होती है या लोग जब तारीफ़ करते हैं तो मेरे लिए वो ऑनर की बात होती है, तो मुझे वो चीज़ याद आती है। तो मैडम ये भी बताइएगा, उमर शरीफ की बात कर रही हैं, इम्तियाज़ अली ताज के थिएटर्स की बात कर लेते हैं या और थिएटर्स की बात कर लेते हैं, फैमिली थी जब आपने काम का आगाज़ किया। लेकिन आज आप इस खुद बात को खुद भी मानेंगी कि फैमिलीज़ जो हैं अब किनारा कशी इख्तियार कर गई। क्या थिएटर में कुछ कमी हुई, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स ने कुछ की, या कुछ हमारी कबाहतें हैं जिसकी वजह से हम इसका सामना कर रहे हैं? देखें, पहले के दौर में और अभी के दौर में ये है कि स्टोरीज़ चली गई, स्टोरीज़ नहीं है अब, राइटर अच्छे नहीं हैं। जब उस वक्त राइटर भी बहुत अच्छे थे, स्टोरीज़ होती थी, डांस बहुत कम होता था, और ज़्यादा कॉमेडी पे होती थी, नसीहत होती थी लोगों के लिए। तो उसको फैमिली भी बहुत शौक से देखती थी। जब डांस शुरू हुआ, डांस बुरा नहीं है, लेकिन उसे करने का तरीका है। तो उन चीज़ों में बहुत चीज़ें कुछ अच्छी भी आईं, कुछ बुरी भी आईं। तो उसके बिना पर थिएटर का कह सकते हैं ज़वाल शुरू हुआ। जब अच्छे डायरेक्टर चले गए, अच्छे प्रोड्यूसर चले गए, लोगों ने काम की जगह पैसे को अहमियत देना शुरू कर दी, तो फिर हर चीज़ पे तो ज़वाल आएगा ना। बहुत से लोगों से बात करते हैं, उनका कहना ये होता है कि मजबूरी हमें इस जानिब खींच आई, वरना हमारा शौक़ नहीं था। क्या आप मानती हैं कि इन तमाम बातों में सदाकत है? हम बिल्कुल, हो सकता है, क्योंकि कोई भी शौक़ से नहीं करता, मजबूरी या कोई तकलीफ़ ही होती है जो लेकर आती है। तो वो बेहतर वो ही जान सकता है जिसके ऊपर बीत रही है। हम तो बहुत आराम से किसी से भी सवाल कर सकते हैं, किसी से भी जवाब ले सकते हैं, किसी को भी तंज़ कर सकते हैं, किसी को भी कोई बात बुरी बोल सकते हैं, लेकिन वो खुद क्या है अंदर से वो बेहतर वो ही जान सकता है। तो हमारे लिए तो बहुत आसान है लोगों पे तनकीद करना, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम एक उंगली उठा रहे हैं, चार हमारी अपनी तरफ आ रही है, तो उसके बारे में कोई नहीं सोचता। वरदा शांति का कहना ये है कि मैंने जब इसको ज्वाइन किया तो मेरा शौक़ था। क्या मैं इसे मजबूरी समझूं? नहीं, मेरा शौक़ था, मुझे कुछ करके दिखाना था, मजबूरी कोई नहीं थी, और आज भी कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन अब ये शौक़ जो था वो मेरा जुनून बन गया, क्योंकि मैंने मेहनत की, मेहनत से लोगों को जीता, लोगों की पसंद बनी, तो आज उस काम से मुझे इश्क हो गया। ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह जॉब करते हैं, तो मुझे इस चीज़ की नहीं है, लेकिन अब जो है वो मुझे, मैं क्रेज़ी हो गई हूँ काम के लिए। मैं थिएटर के लिए कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट छोड़ चुकी हूँ टीवी के, कि मैं थिएटर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि थिएटर ने मुझे पहचान दी है। बात करते चले, लोग आर्टिस्टों के हवाले से बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों की कमाई है। क्या कहेंगी, कितने एक दिन में कमा लेती हैं? और अखराजात के हवाले से बात करते चलें तो कितने एक्सपेंस है, क्या उनको मीटअप कर लेती हैं? क्योंकि आप लोगों का मेकअप और मुझे लगता है ड्रेसेस में ही सारे पैसे पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं खुद भी कभी कभी लोगों को देख के बहुत हैरान होती हूँ। और मैं अपनी बात कहूँ तो मैं इतने एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं बनाती। मैं वो ड्रेस बनाती हूँ जो लोग पूछने पे मजबूर हो जाएं कि ये कितने का बना है। तो मुझे कोई शौक़ नहीं है इतने महंगे ड्रेसेस बनाने का। काम अच्छा हो तो निखार खुद ही आ जाता है। तो ज़रूरत नहीं है कि पहन कर आप दिखाओगे तो ही आपका काम अच्छा करके दिखाओ। मैडम, या आखिर में क्या कहेंगी आप, क्या पैगाम देंगी ऑडियंस को और उन एक्टर्स को जो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, चाहे वो मजबूरी है या शौक़ है? क्या कहेंगी, कितना मुश्किल सफ़र है, उनको कोई गाइडलाइन देना चाहेंगे? बिल्कुल, हाँ हाँ, मजबूरी है, हर इंसान के पास मजबूरी है।
हर इंसान तकलीफ़ में है, और अब तो जैसे हालात चल रहे हैं उस पे तो बहुत ही तकलीफ़ है। तो मैं ये कहूँगी कि मजबूरी हो भले कुछ हो, लेकिन काम को सिंसियरिटी से करें। और काम में जुनून दिखाएंगे तो अपने आप पैसे भी आपके पीछे खुद आएंगे। तो पैसे के पीछे मत भागें, पैसे को अपने पीछे भगवाएं, काम अच्छा करके बस। अच्छा, आखिर में ये भी आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि आपकी वालदा के हवाले से, अब जब कभी उसकी याद आती है तो कैसी फीलिंग होती है आपकी, क्या कहेंगे? कभी याद आती है तो नहीं कहूँगी, कोई ऐसा पल नहीं जाता, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिसमें मैं उन्हें याद ना करूं या उनकी पिक्चर ना देखूं। और जिस दिन से वो गई हैं उस दिन से पिक्चर मेरी वही लगी है मेरे प्रोफाइल पे, मेरे व्हाट्सएप पे। वो पिक्चर मैंने आज तक हटाई नहीं, और आज भी वो मेरे साथ हैं, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। मैं जब भी काम के लिए बाहर जाती हूँ सबसे पहले उनको सलाम करती हूँ, उनसे मिलके उनसे अभी भी इजाज़त लेके फिर निकलती हूँ। तो ये कौन सा रूहानी रिश्ता है जिसमें आप इजाज़त ले रही हैं? मैं आपकी आंखों में नमी देख रहा हूँ, ये नमी किस चीज़ की है? नमी ये कि वो बड़ी खुश होती थी मेरे काम से, और बड़ा फ़ख्र महसूस करती थी जब वो मेरे शोज़ देखती थी बैठ के, और उसके बाद आके मुझे चूमती थी और कहती थी बहुत मेहनत करती है मेरी बेटी। तो याद आ जाती है, माँ है ना, क्या करें। माँ के बगैर तो नामुमकिन वाली बात है कि आप एक सांस भी ले सको, लेकिन वक्त, हालात और बहुत चीज़ें जो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अच्छा, वालदा के हवाले से ही बात कर रहे हैं, आपने लोगों को मैसेज भी दिया, आपने वालदा का बताया भी कि इस तरीके से अम्र गुजरा, अपने बच्चों से कैसी मोहब्बत है, क्या कहेंगे? मेरे बच्चों से कैसी मोहब्बत है, तो माँ और बच्चों की मोहब्बत का तो अंदाज़ा कोई लगा ही नहीं सकता। और क्या बोलूँ उनके लिए, वो मेरी ज़िंदगी हैं और मैं उनके लिए हूँ, वो मेरे लिए हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन उनसे बात ना हो। और उसकी, मेरे बेटे की ख्वाहिश होती है कि उसकी अगर बीवी आए तो वो भी बिल्कुल माँ जैसी आए। तो उसकी ख्वाहिश है कि मेरी जो वाइफ़ हो वो बिल्कुल मेरी मामा जैसी हो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना पसंद करता होगा या क्या है। ये बिल्कुल इस वक्त हमारे हमरा शहर कराची की मारूफ अदाकारा विरदा शानज़े मौजूद थी, जो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ स्टेज के ऊपर पसे पर्दा जो हकाइक हैं उनके ऊपर जो है रोशनी डाल रही थी। उनके इस हवाले से ये कहना था कि माँ जैसी नेमत जो है जब उनसे महरूम हो जाए इंसान तो फिर एहसास होता है। इसलिए इनका नौजवान नस्ल को यही पैगाम है कि आप लोग अपने माँ बाप की जो है वो कद्र करें। जी।